नमस्ते सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1980 तक। वो चैप्टर जो हम कर रहे हैं चैप्टर 2, उसमें ये है पार्ट 3। पार्ट 1 हमने समझा इकोनॉमी सिस्टम, पार्ट 2 हमने समझा गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, और ये है पार्ट 3। इसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर सारी बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली हमारा पहले जैसे आपको पता है कि हमारा एग्री सेक्टर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर ने ज़मींदारी सिस्टम ले आए थे वो, उस वजह से क्या हुआ था कि फार्मर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया गया, उसका लगान ले लेके उससे, है ना। तो सबसे पहला देखो, आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर ने क्या करा, जब इंडिपेंडेंस हो गया तो हमारा तब भी लैंड टेन्योर सिस्टम चल रहा था। मतलब कि ज़मीन किसी और की होती थी और काम उस पर फार्मर करता था और फार्मर से लगान लिया जाता था। लो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी एग्री के सेक्टर में, क्योंकि कोई किसी को नॉलेज ही नहीं थी कि भाई एग्री सेक्टर को बढ़ाना कैसे है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना कैसे है, फसल ज़्यादा कैसे उगाए, किसी को पता नहीं था इस बारे में। तो उनको ज़्यादातर फूड इंपोर्ट करने पड़ते थे यूएसए को। यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था सामान खाने पीने का, क्योंकि यहाँ पर सामान ज़्यादा बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इसकी नॉलेज ही नहीं थी हमारे पास कि कैसे सामान ज़्यादा बनाया जाए। और एग्री का सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था, क्योंकि सारे लोग एग्री के सेक्टर में ही काम कर रहे थे। ऑलमोस्ट 70 से 75% लोग पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे थे। इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। अब फीचर समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था इंडिपेंडेंस के वक्त। लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे उगाया जाए फसल ज़्यादा, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि बीज कोई नए भी आते हैं, टेक्नोलॉजी कुछ पता ही नहीं था। तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसकी वजह से हो पाया, क्योंकि जब एक छोटा सा एक लैंड है उस पर सारे लोग काम करी जा रहे हैं, जगह है नहीं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों के पास जॉब तो होगी लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन एक जगह पे जितने बंदे हैं उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो बाकी लोग आपको दिख रहे हैं काम करते हुए, लेकिन वो काम कर नहीं रहे। मतलब एक जगह पे अगर 5 लोगों की जरूरत है, उसमें 10 बंदे घुसा दिए तो 5 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी 5 तो खाली बैठे हैं। तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन वो खाली है। हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, उस समय कोई ऐसा इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास कि ट्यूबवेल बना दी जैसे पानी आ रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया ना, रेनफॉल पर डिपेंड थे वो। तो इस चक्कर में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या होता है कि लोग क्या, फार्मिंग कैसे होती है आप देखो, जो वो फार्मर पहले फसल उगाते थे, वो पहले उस फसल को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे ना, अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब मार्केट में बेचेंगे। अगर उन्हें फसल उगाई तो पहले वो अपना उससे खाना खाते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, वो उनके पास इतनी फसल उगती नहीं थी कि वो सामान मार्केट में बेच पाए। तो जितना उगाते थे खुद ही यूज़ कर लेते थे वो, तो मार्केट में सेल करने को बचता ही नहीं था, तो पैसा क्या कमाएंगे। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसे बोलते हैं कि वो खुद ही यूज़ कर लेते थे उसको, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहे, वही पुराने तरीका, पुराने फसल उगाने का तरीका इस्तेमाल करते रहे, बैल चला रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब मशीन थी नहीं, और कई बार लड़ाई झगड़ा होता था, कन्फ्लिक्ट होता था टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, जमींदार और फार्मर के बीच में झगड़ा होता था कि भाई वो लगान नहीं दे रहा, वो लगान चाहिए उसको। स्मॉल लैंड होल्डिंग होती थी, यानी कि फार्मर पे लैंड होता था तो बहुत ही कम होता था, छोटा सा हिस्सा होगा लैंड का, और उस पर फिर आपको मशीन लगा नहीं सकते, क्योंकि छोटा सा हिस्सा मशीन कहाँ आएगी वहाँ पर। तो वो लेबर लगाते थे वहाँ पर। इस चक्कर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी होती थी, और स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से फसल ज़्यादा उग नहीं पाती थी छोटी सी लैंड पे, तो इसलिए वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, खुद ही यूज़ कर लेते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी एग्री सेक्टर में। अब हम समझते हैं कि क्या पॉलिसी बनाई गई इस एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, उसको समझते हैं अब यहाँ पर। अब बात करते हैं जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि लो प्रोडक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो 2 पॉलिसीज़ थी बेसिकली। पहले तो लैंड रिफॉर्म करा गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लैंड रिफॉर्म को समझेंगे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म बेसिकली लैंड में कुछ चेंजेस करना। आपको पता है ज़मींदारी सिस्टम था, और ज़मींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, लैंड किसी को और का है, ज़मीन का मालिक किसी कोई और है, और फार्मर कोई और है। तो फार्मर को काम करवाता था बेसिकली। ठीक है, तो लैंड में बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत थी फिर, क्योंकि एक फार्मर को काम कराया जा रहा है, उससे लगान लिया जा रहा है, तो फार्मर के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि भाई
एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कर सके या कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि वो सोचता था कि भैया अब सारा बेनिफिट तो ज़मींदार ले जाएगा, हमारा क्या बेनिफिट इसमें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये लैंड की जो ओनरशिप है इसी को चेंज कर देते हैं। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब है चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, क्योंकि जो मालिक है वो ज़मींदार था, वो ध्यान नहीं देता था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो इसलिए अगर ओनरशिप लैंड की ओनरशिप फार्मर को दे दी जाए तो फार्मर सोचेगा कि हाँ यार अब मेरी ज़मीन है, अब मुझे यहाँ पर बढ़िया फसल उगानी है, तभी तो सेक्टर ग्रो करेगा एग्रीकल्चर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा। अब इसमें दो चीज़ें कर सकती है गवर्नमेंट ने कहा इसमें दो चीज़ें करते हैं। एक तो है कि आप इंटरमीडिएट को हटा दो, यानी कि ये जो ज़मींदार है बीच में इसको हटा दो और लैंड दे दो फार्मर को, या फिर ऐसा करो लैंड सीलिंग कर दो, यानी कि लैंड रखो ज़मींदार पे लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट हो, एक स्पेसिफाइड लिमिट का ही लैंड आप रख सकते हो, पूरा नहीं। पहले इसको समझते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसका मतलब लैंड टू द टीलर मतलब जो एक्चुअल में फसल उगाने वाला है। इसके पीछे एम क्या था, एम बिहाइंड लैंड टू द टीलर, इसके पीछे एम ये था कि भाई अगर लैंड टीलर को दे दोगे तो टीलर के पास एक इंसेंटिव आ जाएगा, फार्मर पे इंसेंटिव आएगा कि हाँ यार मेरा लैंड है, अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है। जैसे आपकी कोई चीज़ होती है तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, है ना, आप जो अगर उसकी चीज़ की मालिक तो उसको मालिकाना हक दे देना। और ऐसे बहुत सारे फिर 200 लाख टेनेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाया गवर्नमेंट के, बहुत सारे 200 लाख लोगों को गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में लाया गया कि हाँ भाई देखो हम फार्मर है। उन्होंने कहा कि देखो हम फार्मर है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें लैंड चाहिए, हम काम कर रहे हैं, ज़मीन उनकी है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें तो लगान ले जाना लगाना। अब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ऐसा करते हैं, आपको फिर लैंड दे देते हैं। तो इस चक्कर में फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इक्विटी आ पाई, लोगों को ज़मीन मिल पाई, लोगों को फ़ायदा पहुंच पाया, है ना, क्योंकि ये इसके पीछे एम यह था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इक्विटी लाना, ठीक है ना। और इसके पीछे एक और ये एम यही था कि इंसेंटिव, बेसिकली अगर ओनरशिप मिलती है तो उसको एक इंसेंटिव आता है, यानी कि उसको लगता है कि हाँ अगर मैं लैंड को आगे बढ़ाऊँगा तो मेरा ही फ़ायदा होगा। पहले फार्मर इसके ऊपर काम नहीं करता था इम्प्रूवमेंट के ऊपर, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं काम भी करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वही ले जाएगा ओनर, जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट वो ले जाएगा, तो मेरा तो बेनिफिट नहीं होगा। इसके पीछे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, रशिया से इन्होंने ये जो लैंड टू द टीलर का कॉन्सेप्ट है वो रशिया से उठाया। रशिया के फार्मर जो है वो भी इसी सिचुएशन में थे, वहाँ पर बहुत उनको पता था कि भैया गलत हो रहा है उनके साथ, उनको पता था कि भैया यहाँ पर एग्री सेक्टर, उनको पता है कि भैया सड़े हुए फ्रूट्स पैक करके भेजे जा रहे थे, ठीक है, उनके लैंड पे सड़े हुए फ्रूट्स पैक करके आगे भेज रहे थे, उनको पता है ये बात, यहाँ पर फ्रूट्स सड़े हुए उग रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर हमने ध्यान दिया बेनिफिट बोल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भैया क्या करना, ध्यान देंगे, इसलिए ओनरशिप देना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ करी और इससे इंसेंटिव मिला कि हाँ भैया मुझे आउटपुट को बढ़ाना है। वो आउटपुट बढ़ाने का तभी सोचेगा ना, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा बेनिफिट होगा उसमें, तो आउटपुट को बढ़ाना है। गवर्नमेंट ने कुछ पैसे भी देने लगे, उसको कैपिटल दे दिए कि ये लो भाई आप कुछ पैसे दे दिए, अब आप लैंड को और आगे बढ़ाओ, आउटपुट और बढ़ाओ। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई, लेकिन ये गोल भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया, ये गोल पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। इसके कुछ कारण है। पहला कारण है कि जो पुराने ज़मींदार थे उसके पास बहुत बड़े बड़े लैंड थे और वैसी की वैसी रहे। फॉर्मर ज़मींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत बड़े बड़े लैंड तो ज़मींदार के पास थे और किसी को पता ही नहीं था, वहाँ किसी की बात ही नहीं हुई। वो अभी तक ज़मींदार बड़े बड़े लैंड ओन कर रहे थे, वो गवर्नमेंट तक पहुँचे ही नहीं, वो वाले फार्मर वो पहुँच ही नहीं पाए। ज़मींदार ने खुद कह दिया कि भैया हम तो सेल्फ कल्टीवेटर है। ज़मींदार ने क्या कह दिया कि हम तो भैया सेल्फ कल्टीवेटर है, हम खुद ही, हम मालिक भी है और हम फार्मिंग भी करते हैं। तो भैया अगर हम फार्मिंग करते हैं तो लैंड तो हमारे पे ही होना चाहिए ना। तो जानबूझ के ज़मींदार ने अपना बेनिफिट लिया, पुअरेस्ट को बेनिफिट मिल ही नहीं पाया। जितना मर्जी कर लो, ये स्कीम तो बना दी, आपको पता है कानून तो बन जाता है लेकिन जोड़ने के सारे लोग सब जगह पहुँच पाता है वो। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत जो गरीब बनता है, बहुत गरीब, उस पर नहीं पहुँच पाया बेनिफिट फार्मर पे। फिर लैंड सीलिंग है। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? लैंड सीलिंग में क्या करा गया कि भैया एक स्पेसिफाइड लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, आप लैंड ओनरशिप लो, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। उस लिमिट के अगर बाहर अगर आपने लैंड अगर हमने छीन लिया, लैंड के ओनर बन गए,
तो आपसे लैंड ही ले लिया जाएगा, आपसे लैंड ही छीन लिया जाएगा, और वो लैंड छीन के हम गरीब फार्मर को दे देंगे, जो लैंडलेस है उसको दे देंगे। तो स्पेसिफाइड लिमिट फिक्स कर दी विच कांट बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी लैंड अगर मालिक बनना चाहता है तो वो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक हो सकता है, 50% 40%, उसके अलावा नहीं बन सकता। क्योंकि यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी कि लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े लैंड तब भी ओन करके बैठे हुए थे, क्योंकि फार्मर तो भैया उन्होंने दबा के फार्मर को दबा दिया उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा भी ऐसा करते हैं कि भैया जितना मर्जी कर लो, फार्मर को दबा सकते हैं, लेकिन इनके पास लैंड तो स्पेसिफाइड लिमिट का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फार्मर के पास कुछ ना कुछ तो लैंड रहेगा ही रहेगा। ये एक लैंड सीलिंग के वजह से हो पाया। तो ठीक है, तो लैंड सीलिंग का बेसिकली पर्पज़ ये था कि इक्विटी लाना एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि लैंड ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे के पास है, सबके पास होना चाहिए, कुछ लैंड का हिस्सा उसके बाद, उसके बाद। लेकिन ये भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, आपको पता हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई। यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, ऐसे यहाँ भी प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या थी, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े ज़मींदार ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई ये गलत चीज़ है, हम मालिक है, हमारा तो भैया स्पेसिफिक लिमिट किस बात की हो जाए। उन्होंने फिर क्या करा, लूप होल निकालने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने लॉ के अंदर लूप होल निकाल दिए कि भाई ऐसा करते हैं, 50% लैंड अगर ठीक है हमारे पास है, 50% मेरे रिश्तेदार ले लेते हैं। फार्मर को लेना चाहिए था 50%, बाकी बचा हुआ उन्होंने क्या करा, अपने रिश्तेदार के नाम पे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे रजिस्टर करवा दिया। तो कुल मिला के लैंड उनका ही हो गया सारा का सारा, पता भी नहीं चला गवर्नमेंट को। उन्होंने लिमिट तो सेट कर दी, लेकिन उनको क्या पता, वो भी बहुत चला गया। उन्होंने क्या करा, आधा हिस्सा हमारा, चलो भाई आधा अपने रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर कर दिया, कुल मिला के उनका ही हो गया लैंड सारा का सारा। तो ये चीज़ गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा लैंड रिफॉर्म पूरा का पूरा। अगली वीडियो में ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे पूरी अच्छे से, बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है पेपर में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।